नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सलमान खान की टाइगर 3 सिनेमाघरों में रविवार को रिलीज हुई थी और महज 2 दिनों में इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। रिलीज के दूसरे दिन ही 100 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म दिवाली के मौके पर रविवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने बम्पर ओपनिंग की। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 44.5 करोड़ की कमाई की थी। फिल्मों के व्यापार पर नजर रखने वाले विश्लेषक तरन आदर्श ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, टाइगर 3 ने दूसरे दिन ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। साल 2023 में दूसरे दिन ही 100 करोड़ रुपए की कमाई पूरी करने वाली ये तीसरी फिल्म बन गई है। इससे पहले जनवरी में पठान ने और सितंबर में जवान ने 2 दिन के अंदर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। वनडे विश्व कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। सेमीफाइनल से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मीडिया से बात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब भी हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले हैं, शायद ये सबसे अनुशासित टीम है। वो अपना क्रिकेट बहुत होशियारी से खेलते हैं। वो अपने विरोधियों की मानसिकता को समझते हैं और हम भी समझते हैं। वो 2015 के बाद से लगातार सेमीफाइनल और फाइनल खेल रहे हैं। हम समझते हैं कि उनकी ताकत क्या है और उनका खेल कैसा है। वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने कहा कि भले ही उनकी टीम को कमतर आंका जा रहा हो, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता है। उन्होंने ये माना कि भारत अगर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम नहीं है तो सबसे बेहतरीन टीम जरूर है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के हवाले से बीजेपी को घेरा है। ऐसा उन्होंने तब किया है जब एक व्यक्ति सामने आया है और जो कह रहा है कि इस वीडियो में वो ही मौजूद था और सारा ब्यौरा बता रहा है और कह रहा है कि अगर मीडिया मुझसे संपर्क करे तो पूरा सबूत दे दूंगा। अपना नाम जगमनदीप बताने वाला शख्स कह रहा है कि वो गांजा की खेती करता है। तोमर परिवार गांजे की खेती में पैसा लगाना चाहते हैं और ये डीलिंग उसी बात की थी। व्यक्ति कह रहा है कि ये पूरा मामला 100 या 500 करोड़ का नहीं बल्कि 10,000 करोड़ रुपए का है और नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने विदेश में गांजे की खेती के लिए 100 एकड़ जमीन भी खरीदी है। एमपी कांग्रेस ने इसी वीडियो को ट्वीट कर कहा है कि पूर्व में वायरल दोनों वीडियो बिल्कुल सही हैं। इस वीडियो से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। शिवराज जी, अब तो जुबान खोल दो, कुछ तो बोल दो। बीजेपी मतलब भ्रष्टाचार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जब मीडिया ने सवाल किया कि आपके बेटे के 2 वीडियो वायरल हो गए हैं, राहुल गांधी भी हमला कर रहे हैं, तो नरेंद्र तोमर मंच से उतरकर मीडिया के माइक को हटाते हुए आगे निकल जाते हैं और कोई जवाब नहीं देते हैं। अब नरेंद्र तोमर के इस व्यवहार से उन पर और सवाल खड़े होने लगे हैं। लोगों का कहना है कि तोमर साहब को जवाब तो देना चाहिए था। वहीं कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि सवालों को सुनकर भागते हुए नरेंद्र तोमर बिना जवाब दिए ही सब कुछ बयां कर दिए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जयपुर पहुंच गई हैं। उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद हैं। दोनों मंगलवार शाम जयपुर पहुंचे। जयपुर में होटल राजविलास में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ठहरे हैं, जहां दोनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चुनाव पर चर्चा करेंगे। सोनिया गांधी के जयपुर पहुंचने के पीछे दिल्ली में बढ़े प्रदूषण को कारण बताया जा रहा है। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ चुका है। ऐसे में सेहत का ध्यान रखते हुए सोनिया गांधी जयपुर पहुंची हैं। कहा जा रहा है कि वो कुछ दिनों तक जयपुर में ही रुकेंगी। आज बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में नजर आए हैं। पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। इसके बाद इंदौर में रोड शो किया, तो वहीं राहुल गांधी ने भी चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहीं और उन्होंने प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो भी किया। कुल मिलाकर चुनावी माहौल पूरे दिन गरमाया रहा। पीएम मोदी जहां कांग्रेस पर हमलावर रहे, तो राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला किया। पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों में से एक सदस्य अडानी की कंपनी से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट है कि अडानी ग्रीन के एडवाइजर पर्यावरण मंत्रालय की समिति में हैं। ये समिति परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी देने के काम में जुड़ी हुई है। 1.5 महीने पहले ही अडानी ग्रीन की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी मिली है। यह खबर आने के बाद इस पर विवाद बढ़ सकता है। अडानी समूह और मोदी सरकार के बीच संबंधों को लेकर लंबे समय से हमलावर रही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मोदी जी के पर्यावरण मंत्रालय ने अडानी के कर्मचारी जनार्दन चौधरी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से जुड़े जनार्दन चौधरी को पर्यावरण मंत्रालय के पैनल में शामिल किए जाने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने इसे हितों के टकराव का मामला बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए हितों के टकराव का मुद्दा उठाया। उन्होंने लिखा कि जनार्दन चौधरी से मिलिए
वो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में एक अहम सलाहकार हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एवं रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए अपनी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति में 7 गैर संस्थागत सदस्यों में जनार्दन चौधरी को शामिल किया है। आपको क्या लगता है कि पहली मीटिंग में किस मुद्दे पर चर्चा हुई? जी हाँ, सतारा में स्थित AGEL का 1500 मेगावाट वाला तराली पंपिंग स्टोरेज और सुझाव AGEL के पक्ष में आया है। प्लीज़ हितों के टकराव की बात मत करिएगा, ये दूसरों पर लागू होता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स पर नहीं। मध्य प्रदेश में PM मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के स्वभाव में दंगा और गुंडागर्दी है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में PM मोदी ने राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस के एक महाज्ञानी आजकल MP में घूम रहे हैं। महाज्ञानी जैसे लोग की सोच ने देश को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। कांग्रेस किसान, नौजवान और महिला की दुश्मन है। वो जो करती है एक परिवार के नाम पर करती है। कांग्रेस का आपके परिवार से कोई मतलब नहीं है। आज पूरा MP कह रहा है कि एक बार फिर BJP सरकार। PM बोले, कांग्रेस जहां भी सत्ता में है वहां उसका एक ही उद्देश्य है, लूट, लूट और केवल लूट। उनको चिंता है कि मोदी को लॉकर का पता कैसे चल रहा है। लॉकर खुल रहे हैं और पैसों के ढेर निकल रहे हैं और ये आलू वाला सोना नहीं है, असली सोना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कभी भी आज तक अखिलेश यादव या मायावती के खिलाफ ऐसी बयानबाजी नहीं की जिसकी वजह से उन्हें बाद में खेद जताना पड़े या शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को लगातार निशाना बना रहे हैं। ये बात एक आध बार तो चलती है, लेकिन अखिलेश रणनीतिक रूप से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने पहुंची सपा वहां सत्तारूढ़ को निशाना बनाने के बजाय राहुल और कांग्रेस को निशाना बना रही है। अखिलेश की नाराजगी इस बात पर है कि राहुल गांधी जाति जनगणना की मांग क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्या अखिलेश की नाराजगी सिर्फ यही है? दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को मध्य प्रदेश की रैली में जाति जनगणना को एक्सरे की तरह बताया था। अब अखिलेश ने एक्सरे शब्द को पकड़ा और बयान दे डाला है। राहुल गांधी की टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए सपा प्रमुख ने व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा, जब MRI और CT स्कैन जैसी नई तकनीक की उपलब्धता है तो एक्सरे क्यों? यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई। उन्होंने दावा किया कि सबसे पुरानी पार्टी अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाज के निचले स्तर के मतदाताओं को लुभाने के लिए देशव्यापी जाति आधारित सर्वेक्षण की वकालत कर रही है। अखिलेश ने कहा कि जो लोग एक्सरे के बारे में बात कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के बाद जाति जनगणना को रोक दिया था। जब लोकसभा में सभी दल जाति जनगणना की मांग कर रहे थे तो उन्होंने जाति जनगणना नहीं कराई। वो आज ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका पारंपरिक वोट बैंक उनके साथ नहीं है। सभी पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासी जानते हैं कि उन्होंने यानी कांग्रेस ने आजादी के बाद उन्हें धोखा दिया है, इसलिए इस बार वो हार जाएंगे। बता दें, अखिलेश ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती है और दलितों और पिछड़ों वर्गों पर केंद्रित PDA नामक तीसरे मोर्चा बनाने की वकालत की। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन की पटना, बेंगलुरु और मुंबई बैठकों में भाग लिया था। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के गंभीर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के लिए BJP को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि उसके नेता सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद पटाखे फोड़ने को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस भाजपा के नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री और फोड़ने को रोकने में विफल रही। बता दें कि दिवाली के एक दिन बाद ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर गंभीर क्षेत्र में पहुंच गई, जिससे दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो गया है। मंत्री गोपाल राय ने कहा कि भाजपा अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। मैंने हाल ही में कई भाजपा नेताओं के बयान सुने हैं और वो सभी अलग अलग तरीकों से अपने बयानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार को तो कोई त्योहार नहीं था तो पटाखे क्यों फोड़े जा रहे थे? पुलिस कहाँ थी? क्या वो कहीं दिखे थे? एक भाजपा नेता ने कहा कि आप सरकार पटाखे रोकने में विफल रही। आपके पास दिल्ली पुलिस है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था। उत्तर प्रदेश, हरियाणा पुलिस आपके हाथ में, फिर कौन विफल रहा? यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमले जारी रखने की कसम खाई और कहा कि उनकी सेना इजरायली जहाज़ों को निशाना बनाएगी। एक प्रसारण भाषण में अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा, लाल सागर में किसी भी इजरायली जहाज के लिए हमारी आंखें खुली हुई हैं। बता दें, जैसा कि इजरायल ने गजा पट्टी पर बड़े पैमाने पर बमबारी की है, जवाबी कार्रवाई में हूती ने भी इजरायल पर हमला किया है।
लाखों फिलिस्तीनी उत्तरी गजा के कुछ हिस्सों में फंसे हुए हैं और उन पर भूख, प्यास, बीमारी और इजरायली हमलों का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा कि नागरिकों द्वारा हताशा भरी कॉल और तत्काल अपीलें की जा रही हैं। ये नागरिक उन इमारतों से निकलने में असमर्थ हैं जहां वो इजरायली सैनिकों की उपस्थिति के कारण आश्रय ले रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने परिवारों के लोगों के साथ बंद होने की सूचना दी है, जो या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ब्रिटेन के मंत्री एंड्रू मिशेल का कहना है कि गजा पट्टी में फिलिस्तीनियों को सहायता पहुंचाने के लिए लंबे मानवीय विराम की जरूरत है। मिशेल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों से कहा, हम संयुक्त राष्ट्र और अन्य साझेदारों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि इसे कैसे हासिल किया जाए। अमेरिकी डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि सेठ मोल्टन का कहना है कि इजरायल राजनीतिक समस्याओं के सैन्य समाधान पर ध्यान केंद्रित करके हमेशा के लिए युद्ध की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर अमेरिकी युद्ध के दौरान अमेरिकी जनरल स्टैनली मैक्रिस्टल ने बताया कि कैसे मारे गए प्रत्येक नागरिक के कारण 10 नए आतंकवादी पैदा हो गए थे। इसी को लेकर मोल्टन ने कहा कि एक समस्या है जिसे इजरायल गजा पट्टी में हजारों फिलिस्तीनियों को मारकर अपने लिए पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इजरायल एक हमास के आतंकी को मारने जाता है और इस बीच वो एक आम नागरिक को मार देता है, तो इजरायल ने 10 नए लड़ाकू पैदा कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल को अमेरिका की गलती से सीखने की जरूरत है। जो हमने शुरुआत में इराक और अफगानिस्तान में किया, उस वक्त अमेरिका ने भी आम नागरिकों को मारा और उससे नुकसान ही हुआ। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से गजा में नागरिक अधिकारों को लेकर दिए गए सुझावों के बीच इजरायल ने दावा किया है कि हमास ने अल शिफा अस्पताल का संकट दुष्प्रचार के लिए खड़ा किया है। बता दें, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद इजरायल के साथ समर्थन का ऐलान किया था। इन देशों ने गजा पर इजरायल की जवाबी कार्रवाई के दौरान भी अपना समर्थन बरकरार रखा। लेकिन हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने फिलिस्तीनी अस्पतालों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई है। अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन ने मीडिया से कहा कि उन्हें अल शिफा अस्पताल के पास इस तरह की आक्रामकता की उम्मीद नहीं थी। अल शिफा गजा सिटी का सबसे बड़ा अस्पताल है। उन्होंने मानवीय आधार पर इस संघर्ष पर अस्थायी विराम लगाने की अपील की है ताकि अस्पताल के अंदर फंसे लोग निकल सकें। उधर इजरायली सरकार का दावा है कि हमास ने अल शिफा अस्पताल से जुड़े संकट को प्रोपेगेंडा के लिए पैदा किया है। उधर ब्रितानी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी बीती रात इस बारे में बात करते हुए कहा कि गजा में बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है। उन्होंने भी इस संघर्ष को विराम देने की अपील की है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन ने पूर्ण संघर्ष विराम की अपील नहीं की है, जबकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से इस बारे में दबाव बनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि दक्षिणी गजा में बहते पानी और वेस्ट मैनेजमेंट को सेवा देने वाले बुनियादी ढांचे ने काम करना बंद कर दिया है। यूएन ने कहा कि ईंधन की कमी के कारण सार्वजनिक सीवेज पंपिंग स्टेशन, दक्षिण में 60 पानी के कुएं, रफा और मध्य क्षेत्र में 2 सीवेज पंप्स, दक्षिण में 2 मुख्य सीवेज पंप और रफा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सभी ने काम करना बंद कर दिया है। यूएन ने कहा कि नगर पालिका के स्वच्छता कार्य के बंद होने के साथ साथ ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा है, जिससे जल प्रदूषण और बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इजरायली सेना के चिकित्सा सुविधाओं, कर्मचारियों और परिवहन पर गैरकानूनी हमले गजा की स्वास्थ्य प्रणाली को नष्ट कर रहे हैं और इसकी युद्ध अपराध के रूप में जांच की जानी चाहिए। संगठन ने अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से जांच करने की आग्रह किया है। इसमें कहा गया है कि इजरायल सेना के ये दावे कि हमास द्वारा अस्पतालों का उपयोग किया जा रहा है, इसके बावजूद कोई भी सबूत अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अस्पतालों और एम्बुलेंस को उनकी संरक्षित स्थिति से वंचित करने को उचित नहीं ठहराएगा। गजा के अल शिफा अस्पताल के हालात को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यहाँ हालात कब्रिस्तान जैसे हैं। WHO के प्रवक्ता क्रिश्चियन लिंडमियर ने बताया है कि फिलहाल इस अस्पताल में 600 लोग हैं। उनके अनुसार अस्पताल के आसपास कई शव पड़े हैं जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इन शवों को दफनाया नहीं जा रहा है। ये अस्पताल अब काम नहीं कर रहा है, ये एक कब्रिस्तान जैसा बन गया है। डॉक्टरों ने भी बताया है कि अस्पताल में शवों का ढेर लग गया है और कई शव सड़ने लगे हैं। बता दें, उत्तरी गजा का ये अस्पताल पिछले कई दिनों से चर्चा में है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि गजा पट्टी के अस्पतालों को सुरक्षित रखने की जरूरत है। ब्रिटेन के गृह मंत्री सोएला ब्रेवरमैन को हटाने के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के फैसले का उनकी पार्टी के भीतर ही विरोध हो रहा है। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की ही सांसद एंड्रिया जेनकिंस ने पीएम के फैसले के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश शुरू कर दी है। हाउस ऑफ कॉमन्स में कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय समूह 1922 कमेटी के चेयरमैन सर ग्राहम ब्रैडी को लिखे कठोर पत्र में जेनकिंस ने कहा, बस अब बहुत हो गया,
उन्होंने अपना ये पत्र सोशल मीडिया साइट एक्स के अपने हैंडल पर पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि अपना अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने 1922 कमेटी के चेयरमैन को सौंप दिया है। अब ऋषि सुनक को जाने और उनकी जगह एक असली कंजर्वेटिव पार्टी नेता को लाने का समय आ गया है। इस पत्र में उन्होंने सुनक की आलोचना करते हुए लिखा है, लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया हमारे नेता बोरिस जॉनसन से छुटकारा पाने के लिए ऋषि सुनक ने कूटनीतिक प्रयास किया है। उनके अनुसार जॉनसन को बाहर करना अक्षम्य था, लेकिन अब कैबिनेट से सोहेला को बर्खास्त करना और बुरा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।